अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और 3-4 बड़े अहम इशूज़ हैं जिनके ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे सदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और निगरान हुकूमत एक बार फिर आमने सामने आ चुके हैं और सदर मुमलिकत के एक इंटरव्यू के बाद इलेक्शन कमीशन ने बड़ा मुहतात रद्द अमल का इजहार किया, लेकिन निगरान वज़ीर इत्तलात ने तो दोनों आड़े हाथों से सदर मुमलिकत को लिया है और एक बड़ा तगड़ा बयान जारी किया है। उस तनाज़ुर में हम कुछ बात करेंगे। और दूसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने एक नोट लिखा है और जो मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर नज़र आ रहे थे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास तमाम कुली इख्तियारात थे बेंचों की तश्कील और तमाम मामलात के हवाले से, कुछ उसी सूरत हाल का सामना हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर नज़र आ रहा है। तो इसके ऊपर भी हम कुछ बात करेंगे। और फिर असद उमर साहब ने सियासत छोड़ी और सियासत छोड़ने के पीछे उनके क्या मुहर्रिकात थे और आखिरी 2 ट्वीट उनके क्या थे, पाकिस्तान में सियासत किस तरफ जा रही है और नून लीग अपने उम्मीदवारों की तलाश में है और उनको जो दरख्वास्तें वसूल करने के लिए उन्होंने 10 नवंबर की तारीख मुकर्रर की थी उसमें मज़ीद 10 दिन का इजाफा किया है और कहा है कि जितने भी ख्वाहिशमंद हजरात हैं नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ने के लिए वो 20 नवंबर तक दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं। तो ये 3-4 अहम मौज़ूआत होंगे जिन पर बातचीत करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं नवीद मलिक साहब जो सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के। बहुत शुक्रिया मलिक साहब तशरीफ़ लाने का। और हाफिज़ एहसान अहमद खोखर साहब जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के वकील हैं। आपका भी खोखर साहब बहुत शुक्रिया। खोखर साहब आपसे ही मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। और एक और बड़ा अहम मामला जो सबसे बड़ा एक क्वेश्चन भी आज दिन भर ये सामने रहा, बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि खैबर पख्तूनख्वा में निगरान चीफ मिनिस्टर के इंतकाल करने के बाद जो है कि शायद कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस वहाँ पे पैदा हो जाएगा कि नई तकर्री कैसे होगी, आइन में क्या तरीक़ेकार है, इलेक्शन कमीशन के क्या रूल्स हैं। ये मामला भी हम ज़रूर ज़ेर बहस लाएँगे हमारे इसी लीगल पैनल के सामने जो कानून आइन को बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। सबसे पहले हम सदर पाकिस्तान का वो बयान, उसका बड़ा जो क्रक्स है उसको अगर हम आपको सुना दें और उसके बाद फिर उसी की बुनियाद के ऊपर कि अभी तक हमारे यहाँ जो ऐवान सदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और केयर टेकर गवर्नमेंट एक सिमत एक पेज पर क्यों नज़र नहीं आ रही कि मामलात इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। तारीख 8 फरवरी ऐलान हो चुकी है लेकिन ये हमांगी क्यों नज़र नहीं आ रही, ये बुनियादी सवाल होगा। लेकिन सदर साहब ने क्या कहा, ज़रा वो सुनाइए। जी सदर मुमलिकत परेशान है कि आइन की बालादस्ती जो है कि उनको नज़र नहीं आ रही और ये ख़ास तौर के ऊपर 90 दिन में इंतखाबात का मामला था जिसके ऊपर सारा पिछले 1 साल से आलमोस्ट जनवरी 2023 से लेके अब तक जो है कि ये मामला पंजाब के पी का इलेक्शन और इसके ऊपर मुतअद्दिद बार हमारे इन्हीं पैनल्स के सामने बातचीत की, ये अभी भी दर्द सर बना हुआ है। आपसे मलिक साहब, ये सदर साहब को क्यों ये कहना पड़ा कि जो आइन सब समझते थे, ये बेसिकली बैकग्राउंड जो क्वेश्चन था वो पीटीआई चेयरमैन के हवाले से भी था कि उनका ख्याल था कि पाकिस्तान में आइन प्रिवेल करेगा, 90 डेज़ में इलेक्शन होंगे, इसलिए केपी पंजाब की असम्बली तोड़ी गई और अभी भी ये ख्याल था कि होंगे लेकिन नहीं हो रहे। इस वक्त आप जो सारी सिचुएशन है, इलेक्शन कमीशन ने बड़ा रद्दअमल मोहतात दिया है और उन्होंने कहा जी कि एक आला अहदेदार जो है कि वो इलेक्शन से मुतल्लिक शुको शुबात पैदा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इलेक्शन होंगे टाइम पर होंगे और सबको लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। जो केयर टेकर मिनिस्टर है इंफॉर्मेशन उनका भी हम ज़रा करेंगे, लेकिन जो सदर साहब जो बात कर रहे हैं आइन की बालादस्ती के हवाले से, क्या आप समझते हैं कि वाकई ऐसे हालात हैं या नहीं, ऐसा नहीं है? मैं ये समझता हूँ कि सदर साहब को जो है वो अब शायद ख्याल आ रहा है कि आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, अदरवाइज़ इनका सबसे बड़ा किरदार इनका था। देखें, जब इनके पास मैटर इलेक्शन कमीशन ने भेजा तो उस वक्त आर्टिकल 248 सब सेक्शन 5 के तहत इन क्लियर कट ये देते कि फ़लानी डेट है इलेक्शन की, उस तारीख के अंदर इलेक्शन कराए जाए। उसके बाद अगर कोई इतराज़ करता या वो अपने जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो अदा न करते तो फिर दूसरी बात थी। सदर साहब ने ख़ुद तो आइन के तहत अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की नहीं और अब वो कहते हैं जनाब के हम ये समझते थे कि आइन बालादस्त है। आइन तो है बालादस्त। देखें, आइन हमारे मुल्क में अगर आइन नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये सदर साहब को मेरे ख्याल ऐसा गैर ज़िम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। उनको किसी पार्टी की नुमाइंदगी करने की बजाय पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी चाहिए। 90 दिन के हवाले से उनका ये कहना है कि उनको जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी, लॉ मिनिस्ट्री थी और फिर इलेक्शन कमीशन को उन्होंने बुलाया, उन्होंने मुलाकात ही नहीं की, तो उनको जो एडवाइस किया गया उसके तनाजुर में उन्होंने फिर भी 90 दिन की निशानदेही करके 6 नवंबर की तारीख की। उन्होंने कहा जी अल्फाज का चुनाव जो है कि शायद क्योंकि उस लैंग्वेज से तो ये था कि तजवीज़ उन्होंने की थी, उन्होंने उस तरह से जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनको पावर, जैसे आप भी कह रहे हैं, उन्होंने
वो फिक्स नहीं की थी, अनाउंस नहीं की थी कि इस तारीख को होगा, बल्कि उन्होंने एक तजवीज़ दी थी। तो कहते हैं अल्फाज का चुनाव हो सकता है, लेकिन केयर टेकर गवर्नमेंट ने जो मुझे जो रहनुमाई की, फिर उस तनाजुर के अंदर मैंने उन मोहतात अल्फाज के साथ बात सर देखिए, उनको वो सदर मुमलिकत हैं, उनको इस हवाले से कोई लॉ मिनिस्ट्री से या केयर टेकर गवर्नमेंट से रहनुमाई लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये तो कोई इतना एम्बिगुअस मैटर था ही नहीं। आइन इस हवाले से बहुत क्लियर है और उनको उस आइन के तहत अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने चाहिए थे। उन्होंने, होता है कि अपने कंधे से बोझ उतार के दूसरे के कंधे पर डालने की कोशिश करना। सदर साहब मेरा ख्याल है कि इस तरीके से कोशिश कर रहे हैं और अपने कंधे से जो इनकी जिम्मेदारी थी वो उतार के, वो कहते हैं लॉ मिनिस्ट्री ने नहीं किया या केयर टेकर ने नहीं किया। सदर मुमलिकत तो आप थे, सबसे पहले तो आपको अपनी आइनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए थी, लेकिन आपने अपनी आइनी जिम्मेदारी अदा नहीं की और वो मामला जो कि बिल्कुल आइन में वाज़ह है उसके मुताबिक आपने तारीख नहीं दी। और अब आप कहते हैं जी कि हम ये समझते थे कि आइन बालादस्त है, उस पर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा तो आपने किया। तो आपको मेरा ख्याल है कि ये नहीं करना चाहिए था और आइन के मुताबिक अमल करना चाहिए था। खोकर साहब, आपसे ये इसको थोड़ा सा मैं आगे बात को बढ़ाऊंगा। इस मौजू पे पहले भी आपसे एक दो दफ़ा बात हुई और आपने बड़ा वाज़े तौर के ऊपर नुक्ता नज़र दिया था। अगर हम केयर टेकर गवर्नमेंट का इसके ऊपर रिएक्शन देखें, मुर्तज़ा सुलंगी साहब निगरान वज़ीर इत्तलात हैं, इन्होंने जो बड़ा तफसीली एक ट्वीट किया था उसमें 2-3 जुमले बड़े अहम हैं और उसमें इलेक्शन कमीशन इंतहाई ज़िम्मेदारी और तनदही के साथ इलेक्शन की तरफ गामज़न है। इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो गया और तमाम जमातों को आइन और कानून के दायरे में रहते हुए सियासी सरगर्मियों की इजाज़त है। ऐसे में सदर मुमलिकत की तरफ से बराबर मौक़े फराम ना करने की शिकायत बहुत अफसोसनाक है। सदर साहब को अच्छी तरह से मालूम है कि आज लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतरने वाले लोग ही पिच उखाड़ कर और विकटें लेकर मैदान से भागे थे। अब ये जो स्टेटमेंट है ये काफ़ी एक केयर टेकर को अमूमन तस्वर किया जाता है गैर जानबदार है, लेकिन ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, बड़ा सख्त भी इसको कहा जा रहा है कि बयान है। आप इस सारे तनाजुर के अंदर अभी भी हमें इलेक्शन की डेट आ चुकी है, लेकिन ये तीनों जो कॉन्स्टिट्यूशनली कह लेंगे, एक एग्जेक्टिव है, एक इलेक्शन कमीशन जिसने इलेक्शन करवाना है और एक सदर पाकिस्तान जो रियासत पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल सरबराह हैं, उनके अंदर हमांगी नज़र नहीं आ रही। तो इन हालात के अंदर मामलात को आगे आप कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद साहब आपका शुक्रिया। अगर मौजूदा सदर के पूरे टेन्योर को देखा जाए तो ये पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोवर्शियल इरा पाकिस्तान के अंदर आया है। कभी भी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 3 दफ़ा प्रेसिडेंट ऑफिस के मुतल्लिक रिमार्क्स पास नहीं किए। पहला रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशंस आई जब काजी फाइज़ ईसा साहब का रेफरेंस जो था, जब फेडरल गवर्नमेंट ने भिजवाया और प्रेसिडेंट के पास एक उसको एग्जामिन करने का था, उसको उन्होंने अपनी पूरी चीज़ को एक्सरसाइज न किया और सीधा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर भिजवाया। और आपने देखा कि फिर पूरे मुल्क के अंदर एक लीगल कंट्रोवर्सी, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी, कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोवर्सी स्टार्ट आई और इवन हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको एक डिवीजन भी जो नज़र आई जो आज तक कायम है और उसकी बुनियाद भी वो रेफरेंस था जो प्रेसिडेंट साहब की तरफ से आया। दूसरी जो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आई जब 9 अप्रैल को एक असेंबली को डिज़ोल्व किया गया, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेंडिंग थी, तो उसके ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक लार्जर बेंच ने उस सारे एक्ट को रिवर्स किया तो उसमें से भी ऑब्जर्वेशन आई कि आर्टिकल 6 जो है उसको इन्वोक करना चाहिए उन अशख़ास के ख़िलाफ़ के जिन्हें पता था कि कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन है, और उनका इशारा भी प्रेसिडेंट हाउस की तरफ था। अब तीसरी चीज़ उसकी तरफ आई कि जब आपके मुल्क के इलेक्शन से और उस इलेक्शन के अंदर अगर आप समझते थे कि इलेक्शन जो है मैंने डेट देनी है, तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर गया और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की फिर एक ऑब्जर्वेशन आई और फिर उसी आर्टिकल 6 का रेफरेंस भी दिया गया और ये कहा गया कि प्रेसिडेंट को जब काम नहीं करना चाहिए था तो प्रेसिडेंट ने वो काम किया और जब प्रेसिडेंट को वो काम करना चाहिए था तो प्रेसिडेंट ने वो काम नहीं किया। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए और फिर आपने देखा है कि पार्लियामेंट ने बिल्स पास किए और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको ट्वीट्स के ज़रिए कहा और आपने वो ट्वीट भी देखा कि मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, मैं उन बंदों से माफ़ी मांगता हूँ। तो ये सारी चीज़ें प्रेसिडेंट ऑफिस को सूट नहीं करती कि एक ऐसा हेड ऑफ स्टेट जिसके नाम पे पूरा कारोबार मुमलिकत चलता है उसको बड़ा मैच्योर, उसको बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल, उसको बड़ा लीगल होकर काम करना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली ये पिछले 5 साल के अंदर इस तरह हुआ है और अब भी जो चीज़ चल रही है वो ये है कि प्रेसिडेंट साहब का टेन्योर जो है सितंबर से ख़त्म है और वो एक्सटेंडेड पीरियड पे है चूँकि उनका इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं है। अब देखा जाए तो अगर डेट के कॉन्टेक्स्ट को निकाल दिया जाए तो प्रेसिडेंट ऑफिस का किसी भी मामले के अंदर पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के अंदर कोई रोल नहीं है।
ये काम सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है कि वो फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करे। और आप ये देखें कि एक ही दिन आपके PTI का सेक्रेटरी जनरल भी वही लेटर डालता है और वही लेटर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी डालता है। तो मेरा ये ख्याल ये है कि इस तरह की चीज़ें करने से पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्यूजन है। हाँ, जोर देना चाहिए हमें केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर कि प्रॉपर जो है उन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वो सारे रिसोर्स दें, और सेंट्रिक पॉइंट हमारा होना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और अगर नहीं करता तो उसके लिए जो हमारे कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पे जाके इन चीज़ों को लेके जाना चाहिए। इन्हें इन इंटरव्यूज़ के अंदर, इन्हें इस तरह की स्टेटमेंट्स के अंदर नहीं लेके आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप एक ऐसी प्रेसिडेंट ऑफिस के अंदर बैठ के ग्राउंड बना रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का रिजल्ट कुछ और आए तो आप ये समझें कि जब मैं सीट से उतर जाऊं तो मैं ये कहूं कि मैंने प्रेसिडेंट ऑफिस के अंदर ये बातें की थी। तो एज ए हेड ऑफ स्टेट, एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ना उनका मनसब इजाज़त देता है, ना ये बातें मुनासिब हैं। और उन्हें फॉर द टाइम बीइंग जितना पीरियड रह गया है पाकिस्तान के किसी पॉलिटिकल और इलेक्ट्रल इशू पे बात नहीं करनी चाहिए। ये उस ऑफिस की भी रिस्पेक्ट में है और हमारे इस मुल्क के सिस्टम की कंटिन्यूटी के लिए भी बहुत एक चीज़ जो और बड़ी अहम है, खोखर साहब आपसे भी, फिर मलक साहब आप भी इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि प्रेसिडेंट साहब के ऊपर एक ये भी कहा जाता है ना, जैसे आपने भी कहा कि सितंबर में उनकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी थी और कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जब तक नए सदर नहीं आते उस वक्त तक ये काम करते रहेंगे। और इस वक्त जो PDM से मुंसलिक जमातें थीं, जो हुकूमत भी थी, जब वो हुकूमत से अलग भी हुआ तो बाद में उनकी तरफ से डिमांड भी एक आई कि जी एक गैर फाल प्रेसिडेंट है, इनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, इस किस्म की बात होनी चाहिए। फिर एक और इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर इसको उसने इत्तफाक की है या जो भी सिचुएशन है, केयर टेकर गवर्नमेंट्स भी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल इनकी मुद्दत होती है 90 डेज़ होती है। पंजाब KP के अंदर आप देख लें, जनवरी से लेके अभी तक आपको 10 महीने हो चुके हैं केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं। मरकज़ सिंध बलूचिस्तान के अंदर भी 90 डेज़ का पीरियड गुजर चुका है। अब जो प्रेसिडेंट को सपोर्ट करने वाले या उस सोच को सपोर्ट करने वाले तो ये सवाल केयर टेकर्स के ऊपर बार बार उठाते हैं। कुछ पिटीशंस भी आपको याद है अदालतों में हुई जिनको मुस्तरद भी किया गया, शायद फ़ाइन भी किए गए लाहौर में एक जगह पे, कि जी कि ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट सब केयर टेकर हैं। अभी आप क्या समझते हैं कि हम इन बहसों में उलझते रहेंगे जी कि सदर साहब कैसे हैं या केयर टेकर्स के हैं, या जो आप वो एक नुक्ता है कि एक प्रोसेस हुआ नहीं हो सका लेकिन अब उसको कैसे यकीनी बनाया जाए कि 8 फरवरी से मामला आगे ना जाएं और उससे पहले जितने भी बेसिक इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं इलेक्शन के, एक फेयर, ट्रांसपेरेंट और जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन, ताकि अवाम अपना हक इस्तेमाल कर सकें और उनके जो अवामी नुमाइंदे, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हक हुक्मरानी अवाम का, लेकिन थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उसको इंश्योर किया जा सके। तो बुनियादी मेजर्स क्या होने चाहिए? देखिए खालिद साहब, जो पहला एस्पेक्ट आपने कहा है कि पंजाब के अंदर और KPK के अंदर इलेक्शन क्यों टाइम पे नहीं हुए, इसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो एक तो हमारा जो सिस्टम है जिसके अंदर ट्रस्ट नहीं है, कम्युनिकेशंस नहीं है और अपनी इंटरप्रिटेशन करते हैं। लेकिन उसके बाद अगर किसी मामले को रिजॉल्व करना था तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थी और ये मामला सिर्फ 2 या 3 हेयरिंग्स का था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 60 या 90 दिन लिखा हुआ है तो हर वो चीज़ ऐसी जो उस चीज़ को रोके उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एज ए कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसकी ज़िम्मेदारी थी। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो थी वो एकेडमिक डिस्कशंस के अंदर चली गई और लंबी लंबी उसके अंदर हेयरिंग्स आई और फिर उसने अपने ऑर्डर की इन्फोर्समेंट ना करवाई। अब दूसरा उसका एस्पेक्ट देखें कि वही मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया और जो पिछले चीफ जस्टिस साहब थे फिर उन्होंने इसको टेकअप नहीं किया और जो मौजूदा चीफ जस्टिस ने टेकअप किया, तो आप ये देखें कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के होते हुए अगर इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन आई है तो आपको 5 जजेस चाहिए, लेकिन उन्होंने बात सीधी कही कि इलेक्शन होने और आप बताएं कब हैं। उस इंटरप्रिटेशन का मतलब ये है कि पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड नहीं थी जब 90 दिन का लिखा हुआ था। अब वो आए सारे, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक डेट दी, उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफिस भिजवाया, उस ऑफिस को एलिवेट किया और दोनों ने एक कॉन्फ्रेंस कर ली कि उन्होंने कहा कि 13 है, फिर उन्होंने कहा 4 है, फिर 19 है और फाइनली प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि नहीं 8 तारीख है और 8 का एक ऑर्डर हुआ। और अगर उस ऑर्डर की क्लैरिटी के अंदर जाया जाए तो मैं ये समझता हूँ हमें 1% भी अब शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करवाएगी। दूसरा उसका जो एस्पेक्ट है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है कि वो कन्फ्यूजन या वो चीज़ें ऐसी थी वो आइंदा ना हो, और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि सुप्रीम कोर्ट का ना असर्टिव ऑर्डर था, ना सुप्रीम कोर्ट ने उस लेवल पर इंटरवीन किया। अब जिस लेवल पे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करके वो ऑर्डर का हिस्सा बना लिया और चीफ जस्टिस और उस बेंच की जो इंटेंशन है
उससे अब हमें तवक्को ये करना चाहिए कि 8 को ये होगा। अब इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को चाहिए कि जो पिछली बहस है उसको बाद में देखें, 8 फरवरी के इलेक्शन की तैयारी करें, इलेक्शन लड़ें। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इक्वल मौका दें, फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाए, और जितनी भी मैल प्रैक्टिसेस हैं उनसे अपने आप को अवॉइड करे, ताकि अगर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो तो उसको माना जाए कि फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन है। नहीं तो पाकिस्तान फिर एक पॉलिटिकल क्योस के अंदर जाएगा, और उसके अंदर जिम्मेदारी जो है वो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिसर्स की है कि इस मुल्क के किसी हद तक जो है वो सिस्टम जो है उस पर बिलीव अपना और लोगों का रहने दें, और अपने पॉलिटिकल स्टेक्स जो है उनको अबव न करें। ये जो मामला है, माजी के तमाम इलेक्शन हमने बदकिस्मती से ये देखा कि जब भी इलेक्शन हुआ हमेशा जो जीतता उसने इसको तस्लीम कर लिया। समटाइम ऐसा भी है जो जीते उन्होंने भी उस पर एतराज़ किया कि नहीं इसके अंदर रिगिंग हुई है, हमारा ये मैंडेट था लेकिन इतना हुआ, ये हुआ। ये इस वक्त जो सूरत हाल है और पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो पिछले 1-1.5 साल से हमें नज़र आ रही है, वो तो कहते हैं ना कि एक दूसरे का गला काटने तक आई हुई है। तो ऐसे हालात में अब 8 फरवरी हमारे सामने है, और इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी, जैसे खोकर साहब कह रहे हैं, वो भी हमने देख लिया। अब यहाँ से आगे अगर जाना है, हमें पूरे मुल्क को आगे लेके जाना है तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, डेवलपमेंट के लिए, आवाम की फलाह बहबूद के लिए, तो सियासी जमातों की, आइनी इदारों की, रियासत की जो जिम्मेदारी बुनियादी है वो क्या होनी चाहिए? खालिद भाई, बदकिस्मती हमारी सबसे बड़ी ये है कि आज तक जो है जितने भी हमारे सियासतदान हैं या लीडर्स हैं उन्होंने माजी से सबक नहीं सीखा। हमेशा जो है मुल्क में ऐसी ही सूरत हाल हुई, और उसके बाद अगर किसी ने उन इंतखाबी जो नताइज थे उनको तस्लीम नहीं किया तो उसके बाद मुल्क किन हालात से गुज़रा और कब कब क्या क्या हुआ, मेरा ख्याल है कि आप हमसे बेहतर जानते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है मैं ये समझता हूँ कि मुल्क नाजुक तरीन जो मरहला है उसमें से गुज़र रहा है, और आज जो है मुल्क की जो सूरत हाल है, सियासी पार्टियाँ जो हैं उनको बहुत ही ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। अगर इस दफ़ा भी उन्होंने गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया, मैं ये समझता हूँ आपकी सियासत होती रहती है, आप आपस में सियासत करें, इख्तलाफात करें, सारी चीज़ें करें, लेकिन आप पाकिस्तान को जो है वो मुकद्दम रखें, पाकिस्तान की कॉस्ट पे ये ना करें। आप इस वक्त सारे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना चाहिए, और उसके बाद उसके इंतखाबी नताइज को तमाम सियासी पार्टियों को तस्लीम करना चाहिए। अगर इस दफ़ा ऐसी कोई बात हुई कि इंतखाबी नताइज पे उंगली उठी या उन नताइज को तस्लीम ना करके कोई ना कोई तहरीक की तरफ ले जाया गया, तो मैं ये समझता हूँ कि मुल्क के हालात बद से बदतर हो जाएंगे और फिर इनको संभालना मुमकिन नहीं रहेगा। अभी थोड़ी देर पहले खोकर साहब ने एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से बात की, और जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हमें तकसीम बड़ी नज़र आ रही थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने एक नोट लिखा है, और उस नोट के तनाजुर के अंदर चीफ जस्टिस साहब से ये कहा गया है कि जो इंतज़ामी जज होता है उसके पास पावर्स नहीं है बेंच तश्कील देने की भी, और इमीडिएट जो कॉज लिस्ट या केसेस बनाने हैं उसकी भी नहीं है, और जो एप्लीकेंट्स होते हैं इंसाफ के लिए जो आते हैं उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं वो शायद मुतासर होते हैं। अब ये नज़र आ रहा है कि हाई कोर्ट्स के अंदर भी ये सेंस डेवलप हो रही है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट के अंदर तरीक़ाकार बनाया गया चीफ जस्टिस के साथ 2 रुकनी कमेटी का और बेंचों की तश्कील का और सारा मामला, वो हाई कोर्ट के अंदर भी होना चाहिए। आप समझते हैं कि ये अगर वो अच्छी प्रैक्टिस है तो इनको यहाँ पर भी होना चाहिए, या जो हाई कोर्ट्स के अंदर जो सिस्टम चल रहा है वो ठीक चल रहा है? नहीं, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि शायद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है। सुप्रीम कोर्ट में क्यों ये ज़रूरत पेश आई, आप सब बहुत बेहतर तरीके से इस पर कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इस बिना पे ये ज़रूरत पेश आई कि जहाँ पे आर्टिकल 184(3) का मामला आता था वहाँ पे चीफ जस्टिस साहब की अपनी मर्ज़ी थी, वो जिस चीज़ पे मर्ज़ी या नोटिस ले लेते और फिर उस पर एक सिलसिला चल पड़ता था। इसी तरह फिर उस पर जो डिसीजन होता था उसमें आगे आपके पास रेमेडी कोई नहीं थी। रिव्यू का जो हक था वो रिवीजन का वो बड़ा लिमिटेड था, आपका उसका स्कोप बड़ा लिमिटेड था। उसके बाद जो केसेस फाइल होते थे, अर्जेंट नौयत के जो केसेस फाइल होते थे, अभी रोज़ाना की हमारी प्रैक्टिस है, जब हम वो फाइल करते हैं जिनमें फॉर एग्जांपल कोई बेल एप्लीकेशन है या कोई स्टे हमने लेना है, वो 1-1, 2-2 महीने, 3-3 महीने वो फिक्स नहीं होते थे। लेकिन हाई कोर्ट में ये तरीक़ाकार नहीं है। देखिए, एक तो हाई कोर्ट के पास वो मोटो के पावर्स नहीं है कि वो इस तरीके से कोई किसी चीज़ पे एक्शन ले ले और मामला चला ले, वो सिलसिला नहीं है। दूसरा, हाई कोर्ट में जितने भी हम अर्जेंट मैटर जो है वो फाइल करते हैं, अगर हम बेल एप्लीकेशन आज फाइल करते हैं तो कल वो फिक्स हो जाती है। इसी तरह अगर कोई स्टे ऑर्डर हम आज फाइल करते हैं तो नेक्स्ट डे फिक्स हो जाती है। उसमें वो हाई कोर्ट में हमें वो प्रॉब्लम्स पेश नहीं आते जो हमें सुप्रीम कोर्ट में प्रॉब्लम्स पेश आ रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद हाई कोर्ट में उस
इस तरह की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि उसी तरह का प्रैक्टिस जो प्रोसीजर एक्ट के टाइप का कोई इस तरीके से यहाँ पे भी कानून लाया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो तरीकाकार था उसमें बहुत डिफरेंट है। छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस इसी मामले को आगे बढ़ाएंगे और इसके साथ साथ थोड़े से पाकिस्तान की सियासत पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बातचीत कर रहे थे पाकिस्तान के कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ के और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने नोट लिखा है। खोखर साहब, मलिक साहब की ये राय है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का अपना जो वर्किंग नेचर है और केसेस हैं उनका ज़रा डिफरेंट है, तो इसलिए यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो नोट लिखा है उसमें ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब की अदम मौजूदगी की सूरत में इंतज़ामी जज के पास बेंच तश्कील देने का इख्तियार नहीं होता। फिर कोई हंगामी नोयत की, जैसे मलिक साहब कह रहे थे कि वहाँ पे पिटिशंस फाइल होती हैं बेल की, तो उस नोयत के केसेस को भी उस दिन समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा सकता और इंतज़ामी जज के पास अहम नोयत का केस भी अगले रोज़ के लिए मार्क करने का इख्तियार है, लेकिन वो बेंच तश्कील नहीं दे सकते। तो इसकी वजह से वो कह रहे हैं कि शायद समाअत कहीं रुक जाती है या इंसाफ के बुनियादी तकाजे पूरे फौरी नहीं हो रहे होते। तो क्या आप समझते हैं कि मलिक साहब जो कह रहे हैं वो ठीक है, वैसे ही होना चाहिए, या इसके अंदर कोई गुंजाइश निकाली जा सकती है किसी से, यहाँ पर भी 3 रुकनी कमेटी हो या बेंच बनने हो, या यहाँ कोई रिफॉर्म की ज़रूरत है? देखिए खालिद भाई, बात यह है कि चीफ़ जस्टिस का ऑफिस जो है वो कभी भी वेकेंट नहीं होता। चीफ़ जस्टिस मौजूद होता है। अगर चीफ़ जस्टिस ना हो तो उसकी जगह एक्टिंग चीफ़ जस्टिस जो है वो काम करते हैं। लिहाजा इस हद तक ये कहना कि चीफ़ जस्टिस की गैर मौजूदगी जो है उस वजह से चीज़ें आती हैं, तो वो बात जो है वो बिल्कुल इसलिए नहीं बनती, लीगल नहीं बनती कि चीफ़ जस्टिस का ऑफिस जो है वो परमानेंट होता है और उसके अंदर एक बंदा जो है वो मौजूद होता है, चाहे उसके अंदर परमानेंट चीफ जस्टिस हो चाहे उसके अंदर एक्टिंग चीफ जस्टिस हो। अगली जो चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है, और ये बात अब नीचे ट्रिकल डाउन भी की है, लॉयर्स के अंदर भी वो सारा जो है, असल झगड़ा 184(3) के साथ एक और था, वो था फिक्सेशन ऑफ केसेस का और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस का। कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस भी जो हैं, जो चीफ जस्टिस डिस्क्रिशन है उसके मुताबिक बनते हैं, और फिक्सेशन ऑफ केसेस भी जो हैं वो चीफ जस्टिस के डिस्क्रिशन के मुताबिक बनते हैं कि जिसको लगाया लगा ले या जिसको ना लगाया ना लगाया। अब आप ये देखें कि आपके सामने 2-3 ऐसे केसेस आए हैं कि जिसके अंदर आप देखें कि जनरल मुशर्रफ वाला आया जी, अभी आया उस चीज़ के अंदर। पहला जब उसको लगा तो वो उस वक्त अपनी मुद्दत फौत हो चुके थे। अब आप देखें कि 2019 का लगा हुआ है और उनकी चेंबर अपील तक हमने फिक्स नहीं की, यानी कि चीफ जस्टिस का ऑफिस जो है वो इतना डोमिनेंट है। ये जो प्रिंसिपल वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के मुतालिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर आया है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त प्रिंसिपल है। वो ये है कि पाकिस्तान के किसी भी चीफ जस्टिस के पास जो है, यानी कि अगर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास जो है अथॉरिटेरियन रोल नहीं होना चाहिए, तो मुल्क के किसी भी चीफ जस्टिस के पास जो है वो अथॉरिटेरियन रोल नहीं आना चाहिए। और उसके अंदर मैं आता हूँ कि हमें कवर दिलशाद साहब ने ज्वाइन किया, शायद उन्होंने किसी एक अहम मीटिंग में भी जाना है और बड़ा अहम मामला है एक, उसके ऊपर आपसे भी मैं कमेंट लूँगा, इसको बात को भी कंप्लीट करेंगे। कंवर साहब अस्सलाम वालेकुम। कंवर साहब ये बताएं कि चीफ मिनिस्टर जो केयर टेकर हैं केपी के, उनका इंतकाल हुआ है। अब नए केयर टेकर का जो तरीक़ाकार होगा उनकी सिलेक्शन का, वो क्या होगा? बाज़ लोगों का ख्याल है कि कॉन्स्टिट्यूशन में फ़र्स्ट टाइम तो है, लेकिन सेकंड टाइम अगर इस किस्म के हालात हो जाते हैं, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ पहले, कि अगर हो जाते हैं तो फिर क्या गवर्नर करेंगे, सदर करेंगे, सेनेट करेगा, या इलेक्शन कमीशन खुद करेगा? ये एक इबाम सा है, तो आप बताएंगे, ज़रा रहनुमाई करेंगे कि इसमें क्या तरीक़ाकार होगा? नहीं, ये बात रुस्त है। जो हमारा साल है 2022-2023, इसमें बड़े अनोखे तजुर्बात हो रहे हैं। पहले सूबाई असम्बली पंजाब तहरीर हुई, फिर केपी की तहरीर हो गई, दरमियान में इलेक्शन भी नहीं हो सके, कोई आईनी और कानूनी प्रॉब्लम पैदा हो गए। तो ये तो वाकया दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हमारे जो ये साल जो है ये बड़े अनोखे बड़े तजर्बे हो रहे हैं और इससे आइन में भी नए से नए इस्लाहात आ रही हैं। अब ये बड़े जो केपी के जो वज़ीर-ए-आला बड़े नेक इंसान थे, बड़े अच्छे डेमोक्रेट थे, हम उनका बड़ा एहतराम करते हैं, अल्लाह ताला उनकी माफ़त करे। लेकिन जाहिर है कि अब सबसे बड़ी अहम बात ये हुई है कि वज़ीर-ए-आला केपी के इंतकाल के बाद सूबाई काबीना जो है वो खुद ब खुद तहलील हो गई। अब यहाँ सुबह केपी में कोई सी सूबाई काबीना का वजूद नहीं रहा। अब वो तमाम इख्तियार जो सूबाई वज़ीर-ए-आला के पास थे वो ऑटोमेटिक जो थे वो गवर्नर के पास चले गए। अब गवर्नर उस वक्त तक तमाम इख्तियार का इस्तेमाल करेंगे जब तक नए वज़ीर-ए-आला का तकर्रुर नहीं हो जाता। और नए वज़ीर-ए-आला का तकर्रुर के लिए आइन के आर्टिकल 224 में वाज़ेह डेफिनेशन दी हुई है कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि जो सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली तहरीर हो जाए, निज़ाम सेटअप आ जाए, उसमें कोई सीट खाली हो जाती है, उसका तरीक़ाकार ये बताया उन्होंने
कि जो सेनेट जो है वो उसका अहम किरदार होगा, और सेनेट में जो लीडर ऑफ द हाउस भी मौजूद है और लीडर ऑफ द अपोजिशन भी मौजूद है। इनकी मशावरत से तीन आदमियों के नाम आएंगे, उनकी मशावरत से अगर किसी पर इत्तेफाक राय नहीं होता तो फिर सेनेट की कमेटी बनेगी, और सेनेट की कमेटी जो है वो चेयरमैन सेनेट उसकी तश्कील देंगे, और उसके बाद 3 गवर्नमेंट की तरफ से होंगे, 3 अपोजिशन की तरफ से होंगे। वहां ये नाम दोबारा और खोज किया जाएगा। वहां भी अगर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके, किसी मंतकी निजाम पर नहीं पहुंच सके, तो फिर ये जाएगा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास। वो 48 घंटे में फैसला करेगा, जैसे कि वो अभी सूबाई असम्बलियां पहले ये तहलील होने के वक्त होती है। अब यहाँ मामला ये आ जाता है कि जब जो ही इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास जाएगा तो वो 48 घंटे फैसला करेगा, और अब ये इंतकाल हो गया मरहूम का, तो ये इसके बाद 6 दिन के अंदर अंदर ये सारे फैसले करने पड़ेंगे। 6 दिन का मोहलत दी गई है उसका, 1 हफ्ता। तो ये 6-7 दिन ये हैं और 3 दिन वो है, तकरीबन 10 दिन के अंदर अंदर नए वज़ीर-ए-आज़म का तकरार हो जाएगा। तो ये सारा इसका बड़ा आसान तरीका है। हमारा सेनेट है, हमारा आइन बहुत शानदार है। आइन में हर तरह का वाज़ेह तौर पर गाइडलाइन दी हुई होती है, लेकिन समझने की बात है तो इस पे अवाम भी पैदा हो जाता है, इंटरप्रिटेशन भी मुख्तलिफ अंदाज से की जाती है। लेकिन यहाँ एक मैं जो आपको अर्ज किया है तो अनोखी बात, एक नया तजर्बा हुआ है कि निगरान वज़ीर का इंतकाल हो गया, नया सेटअप आएगा, नया तकर्रर कीजिएगा। अगर वो इस्तीफा भी दे देते तो फिर भी नई तरीके यही तरीका होता। अच्छा कंवर साहब, एक और चीज़ बताइएगा कि बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि आप पता है सियासतदान भी मुख्तलिफ बयान देते हैं कि जी KP के अंदर शायद गवर्नर राज लगाया जा रहा है। 8-10 दिन तो चले गवर्नर के पास इख्तियारात होंगे, तमाम एग्जेक्टिव पावर्स होंगी, तो आप सिस्टम के अंदर भी हैं, तो कोई इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन या कोई ऐसी सूरत हाल देख रहे हैं, या सिर्फ महज ही अफवाहें या इस किस्म की हवाएं उड़ाई जा रही हैं? नहीं, क्या सवालियत तो अच्छी बात है, दिलचस्प पैदा हो जाती है आपके प्रोग्रामों के अंदर, लोग सुनते हैं। लेकिन सिर्फ बात ये गवर्नर नाफिज करने के लिए आर्टिकल 234 कहता है, तो 232 भी आता है, 234 भी आता है। लेकिन उसमें ये होता है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जो है वो उसकी मंजूरी लाजमी है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी के बगैर गवर्नर राज नाफिज नहीं हो सकता। उसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा अहम रोल है उसमें। जी बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब आपका। इस नुक्ते पे मैं मलिक साहब आपसे भी और साहब आपसे भी करूंगा, लेकिन वो जो हम बात कर रहे थे कि बेंचेस की तश्कील के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेसिकली सारा था कि शायद वो इर्तिकाज़ हो चुका है इख्तियारात का, उसको ख़त्म करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। तो अगर उसी कंसेप्ट को देखें तो हाई कोर्ट में भी क्या ये किया जा सकता है या नहीं? देखिए, चीज़ ये है कि हाई कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा फिक्सेशन ऑफ केसेस का और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच का इशू है, चूँकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि आर्टिकल 199 जो असल इस कॉन्स्टिट्यूशन जुरिस्डिक्शन को जनरेट करता है वो पार है हमारी हाई कोर्ट्स के पास। अब हाई कोर्ट्स का चीफ जस्टिस जो है, अगर वो समझते हैं कि ए के पास ये केस जाना चाहिए और उससे हो सकता है कि डिज़ायर्ड रिजल्ट्स आएँ तो ए के पास जाएगा, और अगर वो समझते हैं कि इसको बी के पास भेजें तो उस तरह के रिजल्ट्स जो नहीं आने चाहिए तो वो बी के पास जाएगा। और ये हमारी एक आप ये समझें कि ये चीज़ें, ये कंसेप्शन जो है वो क्रिएट रहा है और होता भी है इस तरह का। बुनियादी इस चीज़ के अंदर ये है कि अगर हम रूल ऑफ लॉ या सिस्टम या ट्रांसपेरेंसी या फेयरनेस की बात करते हैं तो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरह पाकिस्तान के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनकी डिस्क्रिशन को भी रेगुलेट करने की ज़रूरत है, और वहाँ के ऊपर भी 1+2 जो है वो एक कमेटी बननी चाहिए जो फिक्सेशन ऑफ केसेस के मुतालिक भी फ़ैसला करे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस के मुतालिक भी फ़ैसला करे, और वो सारी चीज़ें जो हैं जिस तरह अर्ली हेयरिंग का कॉन्सेप्ट है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव जो इश्यूज़ हैं जो डायरेक्ट रिलेट करते हैं हमारे जुडिशल सिस्टम के अंदर, उसके अंदर वो आना चाहिए। अब आप देखें कि बहुत सी एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हमारे बहुत सारे हाई कोर्ट्स के अंदर जो है वो इस वक्त एक कम्युनिकेशन गैप भी आया हुआ है हमारे चीफ जस्टिस के दरमियान और उनसे जो सीनियर मोस्ट है उसके बाद या उससे नीचे जो आया हुआ है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि शायद ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ये समझते हैं कि जब मैं चीफ जस्टिस बन गया हूँ तो मुझे किसी शख्स की ज़रूरत नहीं है, जो मैं कहूँगा या जो मैं चाहूँगा वो होगा। तो मेरा ख्याल ये है कि अब वक्त आ गया है, अगर दुनिया ने इस फिक्सेशन ऑफ केसेस या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस को बैलेटिंग पे ले गए हैं या किसी तरह रेगुलेट किया है, तो हमें पाकिस्तान के अंदर भी करना चाहिए। और अगर पाकिस्तान की चीफ जस्टिस या पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने इस प्रिंसिपल को एक्सेप्ट किया है तो इसको आगे हाई कोर्ट्स के अंदर रेप्लिकेट करना चाहिए, और इसके अंदर जो इनिशिएटिव है वो हमारे चीफ जस्टिस को लेना चाहिए कि अपने हाई कोर्ट के रूल्स एंड प्रोसीजर्स में करें, नहीं तो अगली गवर्नमेंट जो भी आए
इसको अकॉर्डिंगली जो है वो प्रोविंस के हद तक लेके जाए। ये पाकिस्तान के सिस्टम के कानून के लिए अंदर और amend ऑफिस करके ऑफ ले द जाए चीफ उसको। जस्टिस मलिक के साहब लिए आपकी बहुत तरफ आता हूँ, इंपॉर्टेंट है। फिर खोखर साहब आपसे भी जो कंवर दिलशाद साहब बात कर रहे थे, हम ब्रेक के अंदर डिस्कस हो रहा था आर्टिकल 224 सब सेक्शन 1, और फिर खोखर साहब जो है 18वीं तरमीम का भी रेफरेंस दे रहे थे। तो ये अब केयर टेकर जो चीफ मिनिस्टर साहब के इंतकाल के बाद जो सिचुएशन है, ये कंवर साहब जो तरीक़ाकार बता रहे हैं कि वही होगा, या आप समझते हैं कि नहीं इससे हटकर कुछ हो सकता है? मेरा भी यही ख्याल है कि आर्टिकल 224 के तहत जो है अब वो मामला जाएगा, और तीन जो अपोजिशन और जो गवर्नमेंट के बेंचेस में से तीन जो अफराद लेके 6 रुकनी कमेटी बनाई जाएगी, और वो फिर मेरा ख्याल है नॉमिनी जो है केयर टेकर जो वज़ीर आला है उसका नॉमिनी का नाम अनाउंस करेंगे, और अगर इनमें आपस में इत्तफाक नहीं हो पाता तो शायद ये मामला इलेक्शन कमीशन में जाए, लेकिन प्रोसीजर आर्टिकल 224 वाला अडॉप्ट किया जाएगा। जो फर्स्ट टाइम होता है, अगर सेकंड टाइम का कहीं दर्ज नहीं है तो फिर एक्चुअली आपको उसी को फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो मेरी खोखर साहब आपका भी ये ख्याल है? ये है जी कि पाकिस्तान का 1956 का जो आइन है, 1962 का आइन है और 1973 का जो ओरिजिनल आइन है, उसके अंदर कोई केयर टेकर का कॉन्सेप्ट नहीं था। केयर टेकर का पहला कॉन्सेप्ट जो है वो जनरल ज़ियाउल हक साहब लेके आए 1985 के अंदर, जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइवल जो था ऑर्डर एक जारी किया RCO, उसके अंदर उन्होंने ये डिस्क्रिप्शन जो थी वो प्रेसिडेंट के और गवर्नर की डाली। जब 18th अमेंडमेंट आई तो उसको पार्लियामेंट ने एक्सटेंड किया और उसके अंदर उन्होंने 2 चीज़ें और डाल दी। जो 224 का क्लॉज A था उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन को एम्पावर कर दिया, और 224A था कि अगर वो 224A वाला जो है वो 1 वाला नहीं चलता तो फिर एक नाम जो है दोनों भेजेंगे, वो कमेटी को जाएंगे, कमेटी नहीं करती तो वो फिर इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तान को जाएंगे। अब चूँकि हम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के अंदर हैं कि जहाँ पे आपका ना लीडर ऑफ द हाउस एग्जिस्ट कर रहा है, ना लीडर ऑफ द अपोजिशन एग्जिस्ट कर रहा है, और प्रोविंशियल असेंबली के लिए आपके सिर्फ मेंबर्स होते हैं जो आपकी प्रोविंशियल असेंबली होती है, सेनेट या नेशनल असेंबली की नहीं होती, चूँकि नेशनल असेंबली के अंदर ये दोनों हाउसेज हैं। दूसरा, फेडरल गवर्नमेंट का इस सारे प्रोसेस से कोई ताल्लुक नहीं है, ये नीचे ही रिजॉल्व होना है। और उसके लिए जो इम्पोर्टेंट ये है वो ये है कि 224(1) जो है उसके अंदर जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के 18th अमेंडमेंट के अंदर है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर का ये इख्तियार है कि वो इस चीज़ को लेके चलें, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर को और कैबिनेट को। और उसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो चूँकि दोनों अब लीडर ऑफ द हाउस या लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं है, तो लिहाजा 224A जो है 1 जो है उसके अंदर अगर जाया जाए तो उसके अंदर ये इशू रिजॉल्व होगा, और ये गवर्नर का प्रोरोगेटिव और गवर्नर को करना चाहिए। हाँ, गवर्नर को एक और चीज़ जो करनी चाहिए वो ये है कि इनफॉर्मली जो है जो आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर है, आउटगोइंग लीडर ऑफ द अपोजिशन है, और जो भी KPK की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको इस कंसल्टेशन प्रोसेस के अंदर लेके आए, ताकि चूँकि हम इलेक्शन मोड के अंदर जा रहे हैं और फ्री फेयर और क्रेडिबल इलेक्शन चाहिए, तो उसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि उनकी कॉन्फ्रेंस ले ले, और कॉन्फ्रेंस ले के एक ऐसे मुतफिका नाम पे आए जिसको 224 के नीचे इनिशिएट किया जाए ताकि वो उस इलाके के लिए एक्सेप्टेबल हो। इसके अंदर ना फेडरल गवर्नमेंट का ताल्लुक है, ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ताल्लुक है, ना सेनेट का ताल्लुक है, ना प्रोविंशियल असेंबली का ताल्लुक है। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आई है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर पहली दफ़ा एक केयर टेकर चीफ मिनिस्टर जो है, पहले तो उसने अपने 90 दिन ही पूरे कर लिए और उसके अंदर वो इलेक्शन नहीं हुए, और जब वो दूसरे फेज़ के अंदर चले गए तो वो फौत हो गए, और जब वो फौत हो गए तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो 3 एरियाज़ हैं 224 के, उसके कैटेगरी 1 के अंदर ये फॉल करता है। गवर्नर का इख्तियार है, गवर्नर को करना चाहिए, लेकिन उसको ये सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं ऑन बोर्ड करके करना चाहिए, ताकि KPK के अंदर जो है क्वेश्चंस के ऊपर कोई लीगल, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी भी रहे और कोई क्वेश्चन मार्क भी ना। बार बार जो है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन की बात होती है और दुनिया भर के अंदर होती है, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी इलेक्शन कमीशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन रोल है, जिम्मेदारी, उसके अंदर भी ये लिखा हुआ है कि उसको एक साफ, शफाफ और आज़ादाना माहौल के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, और सबके लिए काबिल कबूल तो नहीं भी होते, लेकिन एटलीस्ट उसको फेयर बनाना चाहिए। अभी जो इस वक्त पाकिस्तान में सियासी सिचुएशन है और बहुत सारे मुकदमात भी हैं और सियासतदानों के खिलाफ हर दौर के अंदर होते हैं। शेख रशीद साहब अदालत में पेश हुए, उन्होंने कहा जी कि अब हालत ही हो चुकी है कि एक मुकदमे से जान छुटती है, दूसरा दूसरे छुटती है, तीसरा, और जो हमारे ज़मानत देते हैं अब उन जामनों को भी अरेस्ट कर लिया जाता है जी कि आप ज़मानत ना दें इन लोगों की। तो ऐसे हालात में आप समझते हैं कि ये इन्वायरमेंट जो है कि एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन का है, या इस इन्वायरमेंट को क्या ठीक होने की इसकी ज़रूरत है? देखें, ये जिस तरह के हम एनवायरनमेंट के अंदर जा रहे हैं, इस एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स भी हैं और इसको बेहतर होना चाहिए, और बेहतर इसलिए होना चाहिए
कि पाकिस्तान के अंदर जो आने वाला 2024 का इलेक्शन है वो पाकिस्तान के अंदर एक नई सिमत को उसको डिफ़ाइन करना चाहिए। और जो पिछले 10 साल से हम जिस कंट्रोवर्सी के अंदर पड़े हुए हैं, कभी हम धरनों के अंदर जाते हैं, कभी हम प्राइम मिनिस्टर को भिजवाते हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर को सेलेक्टेड कहा जाता है, कभी उसको इम्पोर्टेड कहा जाता है, और ये जो झगड़ा चल रहा है पाकिस्तान अगले 5 साल के लिए इसका मुतहम्मल नहीं है। इसकी बुनियादी जिम्मेदारी ये जो है, चाहे ये पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में नेगोशिएशन टेबल पे नहीं आती, इन्हें आना चाहिए, इन्हें बैठना चाहिए और एक चीज़ अगर ये तय करके उठें कि हमारे मुल्क का इलेक्शन का प्रोसेस क्या हो, किस तरह लेवल प्लेइंग फील्ड आए, चार्टर ऑफ गवर्नेंस, जस्टिस, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये है कि ये तय करके उठें कि अगला जो टेन्योर है सूबाई असम्बली का या नेशनल असम्बली का, उसे कम करके आएँ, ताकि जो भी हुकूमत आए सारी पार्टीज़ बैठ कर उसको कम करेंगी, ताकि एक टॉलरेंस लेवल भी आए। अगर खालिद साहब इसके अलावा हम जाएंगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हज़ार इस चीज़ को एफर्ट कर ले या शो कर ले, मेरा ख्याल है कि ये जो हारेगी पार्टी वो इस सारे सिस्टम के ऊपर वो बात उठाएगी। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं तो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से के अंदर इन्हीं सियासी मामलात को और फेयर एंड फ्री इलेक्शन के बुनियादी जो लवाजमात होते हैं वो क्या होंगे, अपने मेहमानों से इसके बारे में पूछेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बातचीत कर रहे हैं पाकिस्तान की कुछ सियासत के बारे में और केयर टेकर सेटअप के अंदर जो मामला चल रहे हैं उनके ऊपर। नवीद मलिक साहब हमारे साथ हैं और इससे पहले ब्रेक से पहले मलिक साहब जो क्वेश्चन मैंने खोकर साहब के पास भी छोड़ा था उसके ऊपर आप कंट्रीब्यूट करना चाह रहे थे, ज़रा उसमें आप हमें दीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा ज़रा। खालिद भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए आपको तमाम सियासी पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड देनी पड़ेगी। और अगर आप यहाँ पे लोगों में ये इम्प्रेशन गया कि अगर किसी सियासी पार्टी के साथ कोई ज़्यादती हो रही है, हालांकि केसेस बनना मैं ये समझता हूँ जैसे आपने भी किया, केसेस बनना किसी सियासी लीडर्स पे या किस तरह, ये कोई आम बात, ये कोई नई बात नहीं है, ये आम बात है। सियासतदानों पे केसेस भी बनते रहते हैं, गिरफ्तारियाँ भी होती रहती हैं, ये कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन इम्प्रेशन ये नहीं जाना चाहिए कि किसी एक मखसूस पार्टी को कोई निशाना बनाया जा रहा है, और तमाम पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए, ताकि कल अगर जब इलेक्शन होते हैं तो किसी को ये उंगली उठाने की जो है वो ना मिले, मौका ना मिले कि किसी भी पार्टी के साथ ज़्यादती की गई। क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि इस वक्त बड़े हम नाजुक तरीन दौर से गुजर रहे हैं। अगर इस दफ़ा इलेक्शन के नताइज पे उंगली उठाई गई या उस नताइज को तस्लीम ना किया गया तो मेरा ख्याल है कि हम बहुत पीछे चले जाएंगे। अभी असद उमर साहब ने सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान किया है। आप कुछ अर्सा पहले उन्होंने ओहदा छोड़ा था तहरीक इंसाफ का, अब वो कह रहे हैं बुनियादी रुकनीत से वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं। उसकी जो उन्होंने रीज़न दी अपनी सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट ही किया उन्होंने, उसके अंदर ये कहा कि जो रियासती इदारों के साथ कन्फेडरेशन थी, तसादुम की जो पॉलिसीज़ थी वो उससे इत्तफाक नहीं करते और इसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है। लेकिन अगर हम उनके आखिरी 2 ट्वीट देखें, एक 14 अगस्त का और फिर एक 19 अगस्त का, उसके दरमियान उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया था। 14 अगस्त को वो पूरी कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो गुज़श्ता 1 साल गुजरा है वो पाकिस्तान की तारीख़ में मुश्किल तरीन साल था, और वही बुनियादी इंसानी हकूक़ की वायलेशन जिसकी हम तस्करा कर रहे हैं उसके तनाज़ुर में ये बात कर रहे थे। 19 अगस्त का उनका ट्वीट जो है वो बड़ा परेशान कौन है, और वो उसमें ये कहते हैं कि जो अभी हम भी बात कर रहे थे कि सियासतदानों को निशाना एक अलग बात है, लेकिन घर की औरतों में रात के वक्त सड़कों पर निकाल देना तो हमारे माशरे की बुनियादी अक़दार की नफ़ी है। जो उस्मान डार की वालदा और घर की दूसरी ख़वातीन के साथ हुआ वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। तो ये ट्रेंड पाकिस्तान की सियासत में इस तरह से नहीं था। एक ज़माना था कभी 70-80s के अंदर कुछ चीज़ें हमें नोटिस में आती हैं, रजिस्टर्ड चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन जब से मिसाक़ जमहूरियत हुआ बहुत सी चीज़ें जो है कि बेहतर भी हुई। लेकिन ये जो वापस लौट के आया है कि आप पॉलिटिशियंस के साथ उनकी फैमिलीज़ को, उनकी ख़वातीन को टारगेट करते हैं और फिर उसको एक्सप्लॉइट करके पॉलिटिकल एफिलिएशन को चेंज करना या इस किस्म के काम करना, इसकी वजह से काफ़ी सोसाइटी के अंदर भी आप एक बड़ी बेचैनी की कैफियत है जिसका इजहार यहाँ भी हो रहा है। तो इससे असद उमर नो डाउट मतलब कि उसके ऊपर बेशुमार उनकी पॉलिसीज़ नज़री के ऊपर इख्तलाफ कर सकते हैं कि पढ़े लिखे एक डिसेंट आदमी है और सियासत के अंदर पार्लिमान के अंदर ऐसे लोगों को होना ज़रूरी है। अगर ऐसे लोग नहीं होंगे तो फिर आप नेक्स्ट पार्लिमान कैसे लोगों की तवक्को करेंगे, उसमें किस किस्म के लोग होंगे? नहीं सर, बिल्कुल इस तरह की बात मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई केसेस हैं तो उसके ख़िलाफ़ आप केसेस करें, लेकिन आप समझते हैं कि घर की औरतों को या इस तरीके से उनको बाहर निकाल के या उन पे कोई एलिगेशन लगा के ये तरीक़ाकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखें, पुराने ज़माने में भी, जंगों में भी
बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी, लेकिन औरतों का और बच्चों का एक मकाम होता था, उनका ख्याल किया जाता उनको था। हमारी मतलब सिविलाइज सोसाइटी भी, हमारी शरीयत के अंदर भी तमाम अखलाकी इकदार भी कहते हैं। हमें खुर्रम रोकड़ी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से आपका तल्लुक है, बहुत शुक्रिया। खुर्रम साहब, ज़रा ये बताइएगा, असद उमर साहब जो है कि वो PTI को तो ओहदा छोड़ चुके थे, अब उन्होंने बुनियादी रुकनीत भी छोड़ दिया है, जो उसमें रीज़न अभी नवीद मलिक साहब से भी यही बात हो रही थी कि उन्होंने रीज़न जो दी थी वो अभी दी है कि रियासती इदारों के साथ जो तसादुम की पॉलिसी है वो उन्होंने एक दी है। लेकिन उनका इससे पहले जो सेकंड लास्ट ट्वीट था 19 अगस्त वाला, उसमें वो ख़वातीन के साथ रात को घरों से निकालना या जो सलूक था उसके ऊपर काफ़ी वो रंजीदा दिखाई दे रहे थे। तो आप समझते हैं कि जिस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत में मुकदमात, करप्शन, सारे मामलात तारीख का हिस्सा है, सियासत का हिस्सा चलते रहते थे, लेकिन इस दफ़ा कुछ ख़वातीन को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, जिसकी वजह से कुछ इस किस्म के मामलात आपको दिखाई दे रहे हैं? नहीं जी नहीं, सबसे पहले आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि इक़दार के मुखालिफ है ख़वातीन को घरों से निकालना। तो हमारी इक़दार के मुखालिफ था ख़वातीन को, नौजवान लड़कियों को स्टेजेस पे नचाना, ये इक़दार हमारे में ये भी चीज़ नहीं थी। तो लेट्स नॉट टेक द डिबेट ऑन दैट साइड। बात यह है कि जिसने जुर्म किया है उसको घर से एब्सकॉन्डर जो हो जाएगा उसके घर पुलिस जाएगी। अब जिसके घर, बाकियों के भी घर भी हम पाबंदी लगा रहे हैं पूरे पाकिस्तान में कि जो जुर्म करके घर के अंदर घुस जाए उसके घर कोई जाएगा ही नहीं। वो उन्होंने उस्मान डार की वालदा का तज़किरा किया था, फिर जैसे जस्टिस वही कह रहा हूँ ये नासरा इकबाल, सारे पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज हैं, इमोशंस के साथ खेलना, पॉलिटिकल लोगों को जो है उनको उभारना, उनके जज्बात को लेना और अपने आप को किसी न किसी स्टेज पे पेश करना कि मैं बहुत ज्यादा आपका फिक्रमंद हूँ या आपके लिए बहुत ज्यादा मैं हूँ। ये सोशल मीडिया के ऊपर ये जो ट्वीट्स और ये सारी जाती हैं और अंदर से और बाहर से इंसान के अंदर बहुत फर्क आ जाता है। ये दौर ऐसा है। बात यह कि कौन किस मकाम पर क्या कर चुका है वो अहम है, और अगर पुलिस किसी भी एब्सकॉन्डर को पकड़ने जाए तो उस चीज को पोलिटिसाइज करके इशू नहीं बनाना चाहिए। ये तो है एक प्रिंसिपल, ये बात चीज है। और अगर इकदार की तरफ आएंगे तो जो हमारे मुआशरे के इकदार है हमने उनको छोड़ा कहाँ है? एक एक जो हमारी पॉजिटिव इकदार थी हमने उसको तबाह बर्बाद किया। हमने अपने हमारे मुआशरे में था कि कोई नौजवान बदतमीज हो जाएंगे, माँ बहन की गालियां निकालेंगे या ये करेंगे, आपकी इकदार नहीं थी, आज वो भी हो रहा है। बहरहाल दूसरी चीज यह है कि असद उमर ने बड़ा टाइम गुजारा पार्टी के अंदर, बहुत ज्यादा टाइम गुजारा, और आप पार्टी छोड़ गए तो मेरे ख्याल में ये सच कि मैं रिटायर भी हो रहा हूँ और सियासत से भी दस्तबरदारी का ऐलान किया कि सियासत भी नहीं करूंगा। उसकी वजह ये है कि असद उमर या इस तरह के बहुत से लोग जो इस पार्टी के अंदर गए, उन्होंने जिंदगियां गुजारी, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दे दी। अब जिस स्टेज पे एक मामला चला गया कहाँ जाए वो? अब असद उमर टेक्नोक्रेट टाइप आदमी है, हल्के का बंदा भी नहीं है। तो इस तरह के बहुत से लोग हैं जिनकी सियासी जिंदगी, ये बहुत सारी जिंदगियों के मसाइल बने और तबाह हुए। तो दिस इज वन एग्जाम्पल। हम तमाम को सोचना चाहिए कि कौन सी ऐसी हदूद हैं जिनको हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए। ऐसे मुझे सुबह से शाम तक आजकल के जो हालात हैं, माँ बाप के फोन आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक फोन आया, कोई लड़का है उसको हार्ट की तकलीफ है और उसी कहते हैं जी पुलिस ले गई। मैंने कहा जब पता किया तो वो एब्सकॉन्डर था, 9 मई के जो वाकयात थे उसके अंदर से वो मफरूर था। अब जब पुलिस पकड़ेगी तो अब ये कितना यानी तकलीफ दे अमर है कि इन बच्चों को, मैं जब ये हो रहा था तो मैंने उस वक्त कहा था कि जहां मैं अपने बच्चे नहीं भेजना चाहता हूं, मैं दूसरों के बच्चे क्यों भेजूंगा? तो मुझे इस कहने के ऊपर मेरी जो ट्रोलिंग हुई और मेरे साथ जो इन्होंने जिस शिद्दत तक ये पूरा जा सकता था, गालम गलोच ब्रिगेड ये गया, आज वो बच्चे रुल रहे हैं। अब आए ना कौन के सर पे हाथ रखने के लिए। अच्छा, मैं नवीद मलिक साहब से एक बात कर रहा था खुर्रम साहब, वो ये थी कि असद उमर के बारे में आप भी ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आपने इकट्ठे काम किया हुआ है कि लर्नड पढ़ा लिखा एक आदमी है और टेक्नोक्रेट जैसे आप कह रहे हैं, वो उससे ट्रेडिशनल सियासतदान नहीं है जिस तरह से पाकिस्तान में होता है। अच्छा, इस किस्म के लोग जब सियासत से किनारा कशी कर लेंगे तो फिर पढ़े लिखे लोगों के लिए आप क्या स्पेस समझते हैं कि सियासत के अंदर? 100% कंसर्न जस्टिफाइड है, 100% जस्टिफाइड कंसर्न का आपका कंसर्न है। अब जब इस तरह के लोग कॉर्नर होकर छोड़ के चले जाएंगे तो इस तरह के बाकी जो लोग हैं वो सियासत की तरफ कैसे आएंगे? यानी फिर वही रवायती, फिर वही नस्ल दर नस्ल, फिर वही तमाम चीजें जो चली आ रही हैं, हम दोबारा उसी की तरफ चले गए या जा रहे हैं। तो वेरी अनफॉर्चुनेट। अब ये इस तरह की चीजें से अनफॉर्चुनेट है जी।
एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि इस वक्त क्योंकि इलेक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं और सिंध और बलूचिस्तान के अंदर केपी के अंदर भी नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ इत्तेहाद बन रहे हैं। सिंध के अंदर एमक्यूएम को पीएमएलएन के साथ जोड़ा जा रहा है। इसी तरह से केपी के अंदर कुछ इतलात हैं कि जेयूआई और एएनपी के साथ भी कुछ मामला चल रहे हैं। बलूचिस्तान में बाप पार्टी भी पीएमएलएन के साथ मिलाई जा रही है। सिंध के अंदर जो जीडीए जो इंटीरियर सिंध के अंदर असर रसूल है उसको पीपल्स पार्टी के साथ जोड़ा जा रहा है। आईपीपी इस वक्त कहाँ पे स्टैंड कर रही है? इलेक्शन जब होगा आपकी कोई अलाइनमेंट किसी के साथ, एडजस्टमेंट किसी के साथ, या पॉलिटिकल स्ट्रेटजी इलेक्शन के हवाले से क्या होगी आपकी? लेकिन इसमें पहला पहलू यह है कि 18th अमेंडमेंट के बाद अब पार्टीज ने भी नेशनल पार्टी होने का सोचना छोड़ दिया। कोई महदूद हो गई एक सूबे तक, कोई दूसरे सूबे तक। अब आईपीपी जो है इसका वजूद को बड़े थोड़े से दिन हुए हैं, इसकी पैदाइश है, और इसके अंदर जो लोग हैं हाँ वो अहम हैं, और वो पंजाब का साउथ में और सेंट्रल पंजाब में वो अच्छी खासी अपनी स्ट्रेंथ रखते हैं। मेरा इसके ऊपर तजिया ये है कि आईपीपी की अपनी पंजाब के अंदर गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन बन जाएगी। जिस तरीके जो लोग हैं या जिस तरीके से आईपीपी पार्टिसिपेट करेगी इलेक्शन के अंदर, और शायद आईपीपी वो पहली पार्टी है जिसने अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी। चलो बहुत शुक्रिया खुर्रम रोकड़ी साहब। प्रोग्राम का टाइम खत्म है। आपका ख्याल यह है कि आपकी स्ट्रेटजी ऐसी है कि पंजाब के अंदर आप अक्सरियत हासिल कर लेंगे और अपनी हुकूमत बना सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। नवीद मलिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने का। नाज़रीन आज तक लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।